14 जुलाई 2023 को इसरो चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च करता है और 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 का लैंडर सक्सेसफुली मून के साउथ पोल पर लैंड करता है और इंडिया बन जाता है मून के साउथ पोल पर लैंड करने वाली पहली कंट्री। इसके साथ ही दुनिया की चौथी कंट्री बन जाती है जिसने चांद की जमीन पर सफल लैंडिंग करी हो। वो दिन इसरो के साथ साथ पूरे इंडिया के लिए काफी प्राउड मोमेंट था। चंद्रयान 3 से पहले साल 2019 में इसरो ने चंद्रयान 2 को लॉन्च किया था, लेकिन सिस्टम में कुछ खराबी होने की वजह से चंद्रयान 2 फेल हो जाता है। चंद्रयान 2 से भी पहले इसरो ने 2008 में चंद्रयान 1 को लॉन्च किया था, जो कि एक सफल मिशन रहा। आखिर क्यों चंद्रयान 2 फेल हो गया और कैसे चंद्रयान 3 ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी, चलिए सुनते हैं इसरो की इस बड़ी सफलता की कहानी मेरी जुबानी। चंद्रयान शब्द को संस्कृत के शब्द चंद्र प्लस यान से लिया गया है, जिसमें चंद्र का मतलब होता है चांद और यान का मतलब है व्हीकल या क्राफ्ट, जिसका इंग्लिश में नाम होगा मून क्राफ्ट यानी चांद की यात्रा करने वाला व्हीकल। 22 अक्टूबर 2008 को इसरो ने चंद्रयान 1 मिशन को लॉन्च किया था, जिसे सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। अब तक के ये 3 चंद्रयान मिशंस को एक ही तरीके से लॉन्च किया गया है, जिसमें स्पेस क्राफ्ट पहले अर्थ के अराउंड चक्कर लगाता है और धीरे धीरे दूरी बढ़ाते हुए अर्थ की ऑर्बिट को छोड़कर मून की ऑर्बिट में पहुंच जाता है। 3 नवंबर 2008 को चंद्रयान 1 अर्थ की ऑर्बिट में आखिरी चक्कर लगाता है। इसके बाद 9 नवंबर 2008 को 2:33 पर चंद्रयान 1 मून की ऑर्बिट में पहुंच जाता है। अपनी दूरी को कम करते करते 12 नवंबर 2008 को ये मून के सरफेस से 100 किलोमीटर की दूरी पर चक्कर काटना शुरू कर देता है। इस स्पेसक्राफ्ट में एक इंस्ट्रूमेंट लगा था मून इम्पैक्ट प्रोब, जिसे शॉर्ट में MIP भी कहा जाता है। 14 नवंबर 2008 को 3:01 पर मून इम्पैक्ट प्रोब स्पेसक्राफ्ट से अलग होता है और लूनार सरफेस पर क्रैश लैंड कर जाता है। क्रैश लैंड करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मिशन फेल हो गया। दरअसल ये मून मिशन की एक ऐसी कैटेगरी होती है जिसमें स्पेसक्राफ्ट मून की ऑर्बिट में चक्कर लगाता है और स्पेसक्राफ्ट से एक हिस्सा निकलकर चांद पर क्रैश लैंड करता है। इस इंस्ट्रूमेंट को इम्पैक्ट प्रोब कहा जाता है। क्रैश होने से पहले ही इम्पैक्ट प्रोब अपनी सारी इंफॉर्मेशन ऑर्बिटर को देता रहता है। स्पेसक्राफ्ट से निकलने के बाद और क्रैश के बीच के टाइम पीरियड में ही चांद को स्टडी करना होता है। इम्पैक्ट मिशंस के अलावा भी कई तरह के मून मिशंस होते हैं, जिनमें फ्लाई बाय मिशंस, ऑर्बिटर मिशंस, लैंडर मिशंस, रोवर मिशंस और ह्यूमन मिशन शामिल हैं। जरूरत और बजट के हिसाब से ही अलग अलग मिशंस को अलग अलग तरीके से प्लान किया जाता है। स्पेसक्राफ्ट से अलग होने के बाद MIP को लगभग 30 मिनट लगे थे चांद की जमीन पर क्रैश लैंड करने में। चंद्रयान 1 के इस मून इम्पैक्ट प्रोब में कई सेंसर और कैमरास लगे थे। जहां पर ये क्रैश लैंड किया उसका नाम दिया गया जवाहर पॉइंट। इसमें नासा का एक इंस्ट्रूमेंट लगा था मून मिनरोलॉजी मैपर, जिसने यह डिटेक्ट किया कि चांद की जमीन पर पानी मौजूद है। इसरो की इस डिस्कवरी को तब तक नहीं माना गया जब तक कि नासा ने कंफर्म नहीं किया। बाद में नासा ने यह कंफर्म किया कि चांद की जमीन में एक्चुअल में पानी है। इसके बाद इंडिया बन जाती है चांद पर पानी ढूंढने वाली पहली कंट्री। इस मिशन में करीब 386 करोड़ रुपए खर्च हुए थे और ये इसरो द्वारा लॉन्च किया गया एक सक्सेसफुल मिशन रहा। चंद्रयान 1 की इस सफलता को देखते हुए इसरो ने चंद्रयान 2 लॉन्च करने की प्लानिंग करता है। चंद्रयान 2 का मेन ऑब्जेक्टिव था मून के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करके लूनार सरफेस को एक्सप्लोर करना और उससे रिलेटेड इनवैल्यूएबल साइंटिफिक डेटा को कलेक्ट करना। क्योंकि अब तक कई कंट्रीज ने चांद पर अपना स्पेसक्राफ्ट उतारा था, लेकिन साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग किसी ने भी नहीं करी थी। इसीलिए इंडिया ये रिकॉर्ड अपने नाम करना चाहता था, जिसके लिए इसरो चंद्रयान 2 को लॉन्च करता है। 22 जुलाई 2019 को दोपहर के 2:43 पर चंद्रयान 2 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाता है। चंद्रयान 1 की तरह इसे मून पर क्रैश लैंड करा के रिसर्च नहीं करनी थी, बल्कि इसे चांद की जमीन पर सॉफ्ट लैंड कराया जाता और इसमें एक रोवर होता जो चांद की जमीन पर घूमकर रिसर्च करता और अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करता। इस तरह के मून मिशंस को रोवर मिशंस कहा जाता है। चंद्रयान 1 की तरह चंद्रयान 2 को भी सेम तरीके से मून की ऑर्बिट में पहुंचाया गया और मून की ऑर्बिट में पहुंचाने के बाद अगला काम था लैंडर को चांद की जमीन पर उतारना। चंद्रयान 2 बेसिकली इन
3 पार्ट्स में डिवाइड था, ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। ऑर्बिटर मून के सरफेस से करीब 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही उसके ऑर्बिट में चक्कर लगाता, जिसके बाद एक लैंडिंग स्पॉट ढूंढकर वहां लैंडर को सॉफ्ट लैंडिंग के लिए भेज दिया जाता। सॉफ्ट लैंडिंग के बाद लैंडर से एक रोवर निकलता जो चांद की जमीन पर स्टडी करता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर में कई हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगे थे जो लैंडिंग स्पॉट और लैंडर की इमेजेस को क्लिक करते। इस ऑर्बिटर का वजन करीब 2380 किलोग्राम था। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर एक लैंडिंग स्पॉट ढूंढता है, जिसके बाद लैंडर ऑर्बिटर से डिटैच होकर चांद की जमीन पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए चला जाता है। लैंडर और रोवर का वजन अपने आप में करीब 1471 किलोग्राम था। सबसे बड़ी बात ये थी कि इस बार इसरो ने कोई भी इंस्ट्रूमेंट किसी दूसरी स्पेस एजेंसी से नहीं मंगाए थे, बल्कि खुद इसरो ने डिजाइन किए थे। विक्रम लैंडर जैसे ही चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए जाता है तो सरफेस से कुछ ही ऊंचाई पर कनेक्शन टूट जाता है और विक्रम लैंडर क्रैश हो जाता है और ये मिशन वहीं फेल हो जाता है। चंद्रयान 2 के फेलियर के पीछे का कारण बताया जाता है कि मून के सरफेस से करीब 2 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर ही कम्युनिकेशन टूट जाता है और कुछ सॉफ्टवेयर ग्लिचेस की वजह से चंद्रयान 2 का लैंडर और रोवर क्रैश हो जाता है। अब अगर चंद्रयान 3 पर नजर डालें तो इसका ऑब्जेक्टिव भी सेम है। इसे उसी काम के लिए भेजा गया है जो चंद्रयान 2 नहीं कर पाया था, क्योंकि चंद्रयान 2 एक आधा सक्सेसफुल मिशन रहा। सारी चीजें बिल्कुल सही चली, केवल लैंडिंग में कमी की वजह से चंद्रयान 2 फेल हो गया था। चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 के अधूरे काम को ही पूरा करने के लिए भेजा गया है। इसमें उन सारी कमियों को दूर कर दिया गया है जिससे चंद्रयान 2 फेल हो गया था। 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 पर सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया जाता है। अब बाकी चंद्रयान मिशंस की तरह चंद्रयान 3 का भी पैथ बिल्कुल सेम था। जिस तरह अगर आप चलती बस या ट्रेन से उतरते हो तो आपको सामने की तरफ मुंह करके उतरना पड़ता है और आपको कम से कम झटका महसूस होता है। और न्यूटन के फर्स्ट लॉ यानी लॉ ऑफ इनर्शिया को ध्यान में रखकर इन मिशंस के पैथ को भी डिजाइन किया गया था। इसलिए चंद्रयान 3 पहले अर्थ के ऑर्बिट में चक्कर लगाता है और हर चक्कर के साथ दूरी बढ़ाता जाता है ताकि ग्रेविटेशनल फोर्स का असर ज्यादा ना हो। और एक समय ऐसा आता है कि ये अर्थ के ऑर्बिट को छोड़कर मून के ऑर्बिट में इंटर कर जाता है। 22 से लेकर 25 जुलाई के बीच चंद्रयान 3 अर्थ के ऑर्बिट को क्रॉस कर देता है और फाइनली 1 अगस्त को चंद्रयान 3 मून के ऑर्बिट में इंटर कर जाता है और चंद्रयान 3 अर्थ की तरह ही चांद का चक्कर काटना शुरू कर देता है। जैसे जैसे चक्कर पूरा होता चंद्रयान 3 मून के और करीब बढ़ता जा रहा था। 14 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 अपना 5वां और आखिरी चक्कर लगाता है, क्योंकि अब वो मून के सरफेस के काफी करीब आ चुका था, लगभग 163 बाई 153 किलोमीटर सर्कुलर लूनार ऑर्बिट तक। चंद्रयान 3 में टोटल 3 मॉड्यूल्स लगे हुए थे, प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर। इसके साथ ऑर्बिटर को नहीं भेजा गया, क्योंकि चंद्रयान 2 के साथ जो ऑर्बिटर भेजा गया था वो अभी भी सही सलामत है और मून के ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। इसीलिए चंद्रयान 3 को भी उसी ऑर्बिटर से अटैच कर दिया गया। प्रोपल्शन मॉड्यूल का काम था लैंडर को अर्थ के ऑर्बिट से बाहर निकालकर चांद के ऑर्बिट में भेजना, और जब ये पर्टिकुलर डिस्टेंस पर पहुंच गया तो उसके बाद लैंडर से यह डिटैच हो गया। और लैंडर और रोवर का काम मैंने आपको पहले ही बता दिया। 17 अगस्त 2023 को प्रोपल्शन मॉड्यूल लैंडर मॉड्यूल से अलग हो जाता है और विक्रम लैंडर मून के साउथ पोल पर लैंडिंग के लिए आगे बढ़ने लगता है। उस समय मून के सरफेस से लैंडर मॉड्यूल की हाइट करीब 100 किलोमीटर के आसपास थी। 100 किलोमीटर से 30 किलोमीटर तक विक्रम लैंडर हॉरिजॉन्टल तरीके से आगे की ओर बढ़ता है। उस समय लैंडर की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी करीब 6000 किलोमीटर्स पर आवर थी और 30 किलोमीटर से लेकर 7 किलोमीटर तक आते आते ये वर्टिकल पोजीशन में आ जाता है। इसमें लगे सेंसर्स लैंडिंग स्पॉट ढूंढते हैं और एक परफेक्ट जगह पर जाकर 23 अगस्त को विक्रम लैंडर सक्सेसफुली लैंड कर जाता है। ये सारे काम लैंडर ऑटोमेटिकली करता है। इसमें इसरो द्वारा बाहर से कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाता। इससे यही पता चलता है कि लैंडर को इतने एडवांस तरीके से बनाया गया था ताकि वो बिना किसी इंस्ट्रक्शन के सरवाइव कर सके। इस सफल लैंडिंग के बाद इंडिया बन जाती है साउथ पोल पर सफल लैंडिंग करने वाली पहली कंट्री और चांद पर अपना स्पेसक्राफ्ट सक्सेसफुली उतारने वाली चौथी कंट्री।
वो पल काफी प्राउड मोमेंट था इसरो के साथ साथ पूरे इंडिया के लिए। इसके बाद विक्रम लैंडर से प्रज्ञान रोवर को रिलीज किया जाता है जो चांद की जमीन पर इंडिया की छाप छोड़ते हुए अपने काम में लग जाता है, जिसकी पहली इमेज इसरो द्वारा ये शेयर करी जाती है। रोवर सारे इंस्ट्रक्शन लैंडर को देता है और लैंडर के जरिए सारी इंफॉर्मेशन इसरो तक पहुंचाई जाती है। प्रज्ञान रोवर सिर्फ 14 दिनों तक ही काम करेगा जो कि एक लूनार डे के बराबर होता है। 14 दिनों के बाद लूनार नाइट शुरू हो जाती है और सरफेस का टेम्परेचर माइनस में चला जाता है और टेम्परेचर इतना ज्यादा गिर जाता है जहां किसी भी इंस्ट्रूमेंट का काम करना पॉसिबल नहीं है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट की माने तो विक्रम और प्रज्ञान अगर 14 दिनों के अंदर अपनी रिसर्च कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो अगले 14 दिन बाद जब सनराइज होगा तो हो सकता है ये फिर से काम करने लग जाएं और अपनी रिसर्च को अगले लूनार डे में कंप्लीट करें। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।